हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर के हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको तो इसका फ़ायदा होगा ही, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, अगर हम बात करें इस चैप्टर के, इसका चैप्टर का वेटेज कितना है, तो ये आपका जो हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर 5 नंबर का है। और हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है आपका, पारितंत्र में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके जैव घटक, ऑप्शन नंबर सेकंड है अजैव घटक, ऑप्शन नंबर थर्ड है जैव और अजैव दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोई नहीं। तो अब इस आपको पता होगा एनसीईआरटी के अंदर सीधे सीधे मेंशन करके रखा है कि जो पारितंत्र है वो आपके दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो जैव घटक और दूसरे अजैव घटक। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर है, यानी किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कौन होता है? तो आपको अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सेकंड है उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर थर्ड है मांसाहारी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अपमार्जक, जिन्हें आप अपघटक भी कह सकते हैं। जो अपमार्जक होते हैं उनको आप अपघटक भी कह सकते हैं। तो आपको पता है, अगर कोई भी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसमें उत्पादन करने वाला होता है, जिसे बोलते हैं हम उत्पादक। यही पूछा जा रहा है आपसे कि आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर कौन सा होता है, तो वो होता है उत्पादक का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी सौर ऊर्जा में सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? तो जो स्वपोषी सौर सौर प्रकाश को सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, उसको ग्रहण करके कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास भौतिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सेकंड है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर थर्ड है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चुंबकीय ऊर्जा। तो जो आपके प्रकाश स्वपोषी होते हैं वो सौर प्रकाश को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 50%, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5%, ऑप्शन नंबर थर्ड है 10%, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 100%। तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा मात्र 10% स्थानांतरित होती है। बाकी की 90% जो ऊर्जा होती है आपकी, वो नियमित या जो वर्तमान स्तर होता है उस पर अपनी दैनिक क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। यानी 10% ऊर्जा ही आपकी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, आहार जाल में किस प्रकार की आहार श्रृंखलाएं उत्तम मानी जाती हैं? यानी आहार जाल बना होता है, उसके अंदर जो श्रृंखलाएं आहार श्रृंखलाएं होती हैं, किस प्रकार की आहार श्रृंखलाएं उत्तम मानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास सीधी आहार श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड है शाखान्वित आहार श्रृंखलाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड है ए और बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड में से कोई नहीं। तो जो शाखान्वित आहार श्रृंखलाएं होती हैं वो उत्तम आहार श्रृंखलाएं मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1%, ऑप्शन नंबर सेकंड है 5%, ऑप्शन नंबर थर्ड है 6%, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 3%। तो जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मात्र 1% हरे पौधे द्वारा प्राप्त स्थलीय पारतंत्र जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मात्र 1% खाद्य ऊर्जा के अंतर्गत परिवर्तित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। जो खाद्य जाल होता है उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चतुर्दिशीय, ऑप्शन नंबर सेकंड है त्रिदिशीय, ऑप्शन नंबर थर्ड है द्विदिशीय और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक दिशीय। तो जो खाद्य जाल होता है उसके अंदर जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह है वो केवल एक दिशीय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका उत्पादक, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शाकाहारी, तो ये तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद अपघटक के मांसाहारी को शाकाहारी खा जाए तो ऐसी तो कोई आहार श्रृंखला बनती नहीं है। उसके बाद है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। देखो उत्पादक को कौन खाएगा, शाकाहारी, शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी, और मांसाहारी को कौन खाएगा, अपघटक। तो इस प्रकार की आपको खाद्य श्रृंखला देखने को मिल सकती है। और ये ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो अपघटक पहले आ रहा है, यानी अपघटक जो सभी को खाता है उसको कौन खा सकता है, कोई नहीं, तो ये खाद्य श्रृंखला भी नहीं बन सकती। और थर्ड की बात करें तो शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, जब उत्पादक ही नहीं है तो शाकाहारी किसको खाएगा, तो ये भी खाद्य श्रृंखला नहीं हो सकती। तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला बनेगी वो आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर सेकंड में, कौन थी, उत्पादक, उत्पादक को कौन खाएगा, शाकाहारी, शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी, और मांसाहारी को कौन खाएगा, अपघटक। ये वाली खाद्य श्रृंखला आपकी, ये जो आहार ऑप्शन सेकंड के अंदर दी हुई है, ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता को मुख्यतः बांटा गया है, यानी उपभोक्ता होते हैं उनको किन वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर थर्ड है सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है परोक्षवी। तो आपने जो उपभोक्ताओं के प्रकार देखे होंगे, उपभोक्ताओं को बांटा होगा, तो आपने इस शाकाहारी भी देखा होगा एनसीईआरटी के अंदर, मांसाहारी भी देखा होगा और सर्वाहारी भी देखा होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी सभी में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में आहार बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है O2, ऑप्शन नंबर सेकंड है CH3, ऑप्शन नंबर थर्ड है CO2, ऑप्शन नंबर फोर्थ है N2। तो जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, CO2 गैस का। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2, ऑप्शन नंबर थर्ड है 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 4। तो अगर आपको पता हो तो जो ओजोन होती है उसका सूत्र होता है O3। अब ये पूछ रहा है कि ओजोन के एक अणु में, ये क्या है आपका ओजोन का एक अणु, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो ये ओजोन है आपके कितने ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है, 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 3, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट कौन से वर्ष में देखी गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1980 में, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1981 में, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1982 में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1983 में। तो जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट देखी गई वो आपकी 1980 के अंतर्गत देखी गई थी। कब देखी गई थी, 1980 के अंतर्गत देखी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है। यानी जो आहार श्रृंखला होती है उसके अंदर सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ पर संचित रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अपघटक में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड है मांसाहारी में, ऑप्शन नंबर थर्ड है शाकाहारी में, ऑप्शन नंबर फोर्थ है उत्पादक में। तो जो आपकी आहार श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा संचित रहती है, उत्पादक में। अब ये ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि हर एक स्तर पर जाते हैं, उस स्तर पर 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, बाकी आपकी 90% उसी स्तर पर खत्म हो जाती है। इसलिए इसकी जो उत्पादक के पास होती है वो अपनी पूरी ऊर्जा होती है, उसके बाद वो 10% स्थानांतरित होती जाती है, बाकी की 90% उसके वर्तमान स्तर पर ही खत्म हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक में। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास, पहले ऑप्शन में क्या है आपके पास, घास, गेहूँ और आम, ये तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद है घास, बकरी और मानव। ऑप्शन नंबर थर्ड है बकरी, गाय और हाथी, ये भी नहीं हो सकता। घास, मछली और बकरी, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड को देखोगे आप तो यहाँ पर मिल जाएगा घास,
उसके बाद बकरी, बकरी के बाद मानव। इस प्रकार ये आपकी एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाला पदार्थ है पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी, उपयुक्त सभी। तो ये जो आपने इन तीनों ऑप्शन में जो पदार्थ देखे, पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी, ये सभी पदार्थ जैव आवर्धन उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक का कार्य है या अपघटक का कार्य है भोजन का निर्माण करना, वायु को शुद्ध करना, वायु को अशुद्ध करना, पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो जो अपमार्जक या अपघटक होते हैं उनका कार्य होता है पदार्थों का चक्रीकरण करना। क्या का होता है? पदार्थों का चक्रीकरण करना। ठीक है, ये हो गया आपके एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थानों में सबसे पहला है आपका, ऊर्जा के पिरामिड सदैव खाली जगह होते हैं। तो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो आपके सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली से, यानी ओजोन परत सूर्य से आने वाली खाली से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे प्रदान करती है? और ये प्रश्न आपका आरबीएससी 2015 के अंदर पूछा गया है। यानी ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है पृथ्वी पर आने वाली? तो ये आपकी पराबैंगनी किरणों से। किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है आपका, रेफ्रिजरेटर में खाली जगह रसायन का उपयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रसायन आता है आपका वो होता है CFC, जिसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके आरबीएससी 2023 के अंतर्गत पूछा क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जो जैव प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला प्रश्न है आपका, अधिकतम ऊर्जा खाली जगह पोषक स्तर पर संचित होती है। ये तो अभी देखा था हमने ऊपर। कौन से पोषक स्तर पर अधिकतम ऊर्जा संचित यानी इकट्ठी रहती है? तो वो आपकी किस पर? उत्पादक पर इकट्ठी होती है। अगला प्रश्न है आपका, अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे? अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, जिनमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, पारतंत्र में उपस्थित अजैव घटकों के नाम लिखिए। तो अजैव घटकों की बात करें जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि अजैव घटक पारतंत्र में उपस्थित होते हैं। ये क्या है? आपके पारतंत्र में दो घटक होते हैं, आपको पता है कि एक तो जैव दूसरे अजैव। तो अजैव घटकों के अंदर आपके क्या क्या आते हैं? ताप है, वर्षा है, वायु है, मृदा है, खनिज है। ये आपके अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक व कृत्रिम पारतंत्र के दो उदाहरण दीजिए। यानी अब आपको पता है कि पारतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक पारतंत्र, दूसरा कृत्रिम पारतंत्र। तो अगर ये पूछ रहे हैं आपसे कि प्राकृतिक और कृत्रिम पारतंत्र के दो उदाहरण दीजिए, तो पहला अगर बात करें प्राकृतिक पारतंत्र की, तो वन और तालाब आपके क्या है? प्राकृतिक पारतंत्र। और कृत्रिम पारतंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारतंत्र क्या है? आपके खेत और बगीचा। क्या है? आपके खेत और बगीचा। कैसे पारतंत्र है? आपके खेत और बगीचा हैं जो आपके कृत्रिम पारतंत्र हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो हरे पौधे या नीलहरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी या तो हरे पौधे होंगे या फिर आपके नीलहरित शैवाल जो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उसे कहते हैं हम उत्पादक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जो किसी उत्पादक पर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? यह प्रश्न आपको आरबीएससी 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। तो जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं तथा विभिन्न जैविक स्तरों का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। यानी ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत एक जीव दूसरे जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी आहार श्रृंखला कहलाती है।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। अगर हम बात करें जैव आवर्धन की, तो हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रवेश होकर प्रत्येक उच्चतम स्तर पर उत्तरोत्तर सांद्रता में वृद्धि होना। यानी फिर हम ऐसे बोलते हैं कि किसी जो आपकी किसी आहार श्रृंखला के अंतर्गत हानिकारक पदार्थों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अपमार्जक, अपमार्जक किसे कहते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको RBSE 2017 के अंतर्गत पूछा गया है। आंसर है इसका, वे सूक्ष्म जो मृत जैव अवशेषों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं या अपघटक कहलाते हैं। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत अवशेषों को उसके जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, यानी अपमार्जक कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे जीवाणु और कवक। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, पराबैंगनी विकिरण मानव में कौन सा कैंसर उत्पन्न करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। जो UV रेज होती हैं वो मानव के अंतर्गत मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न का पूरा नाम लिखिए। और ये प्रश्न आपको RBSE बोर्ड एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछा गया था। अब पूरा नाम किसका लिखना है, तो एक तो आपको UNEP और दूसरा CFC। अगर UNEP की बात करें तो अगर हिंदी में इसके पूरे नाम की बात करते हैं तो हिंदी में इसका पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो U का मतलब यूनाइटेड, N का मतलब नेशंस, E का मतलब एनवायरनमेंट और P का मतलब प्रोग्राम। ये होता है आपका UNEP का पूरा नाम। दूसरी अगर हम बात करते हैं CFC का पूरा नाम, तो इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो, C का एक और C का मतलब कार्बन। ये होते हैं आपके एक तो UNEP और दूसरा CFC का पूरा नाम। अगला प्रश्न है आपका, अब हम बात करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों की। कैसे प्रश्नों की बात करेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्नों की। तो लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, पारतंत्र किसे कहते हैं, पारतंत्र के घटकों के नाम लिखिए। तो किसी क्षेत्र के सभी सजीव अथवा उसके चारों ओर के वातावरण के अजैव कारक मिलकर पारतंत्र कहलाते हैं। यानी पारतंत्र क्या है, किसी भी सजीव के, किसी भी क्षेत्र के सजीव और क्षेत्र के उसके चारों ओर के अजैव यानी निर्जीव घटक मिलकर क्या कहलाते हैं, पारतंत्र कहलाते हैं। और पारतंत्र के अंदर आपके होते हैं दो घटक। कितने घटक होते हैं, दो घटक, एक तो जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। जैविक घटकों की बात करते हैं, इसमें सभी सजीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। ये होता है आपकी जैविक घटक। अजैविक घटक की बात करें तो इसमें सभी निर्जीव भौतिक कारक आते हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज। ये होते हैं आपके अजैव घटक। क्या होते हैं आपके, अजैव घटक। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय को उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर हम बात करें जैव निम्नीकरणीय की, तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आपके, कपड़ा है, साग सब्जी हैं, पेड़ पौधों का कचरा है, कागज है, फल है, पशुओं तथा मानवों का मलमूत्र है, वो क्या आते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ की बात करें तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन की थैलियाँ हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य जाल किसे कहते हैं, समझाइए। खाद्य जाल की परिभाषा के बतानी है आपको। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक जीव दो या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। अब ऐसा हो सकता है खाद्य जाल के अंतर्गत जो, क्योंकि आपकी कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक जीव को कई जीवों द्वारा, दो या फिर दो जीवों द्वारा खाया जा सकता है खाद्य जाल के अंतर्गत। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंधित शाखान्वित होते हैं। यानी एक सीधी श्रृंखला के बजाय आहार जाल के अंदर जो आपकी आहार श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, शाखान्वित आहार श्रृंखला।
तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। यानी आहार जाल के अंदर कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सीधी या फिर आपकी कौन सी शाखान्वित श्रृंखलाएं। तो आहार जाल के अंतर्गत आपको देखने को मिले शाखान्वित खाद्य श्रृंखलाएं या खाद्य जाल के रूप में देखने को मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के कप के इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं। यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक के कप आते हैं, उनकी अपेक्षा जो कागज के कम कप हैं उनको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो उनके अगर हम फायदों की बात करें तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे डिस्पोजेबल आपके प्लास्टिक के कप आते हैं वो कैसे होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय, जो कि पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। जबकि कागज के कप जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं जो आपको पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। ये आपको जो आपकी कागज के कप इस्तेमाल करने के फायदे हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चाय पीने के लिए कुल्हड़ यानी मिट्टी के पात्र पारतंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए उर्वरक मिट्टी का उपयोग किया जाएगा जिससे उत्पादकों को पर्याप्त मात्रा में पोषक नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि आपको जो आप चाय पीते हैं कहीं दुकान पर जाकर और कुल्हड़ के अंदर जो चाय आती है वो मिट्टी के पात्र हैं, एक तरीके का मिट्टी के बने होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि मिट्टी को उर्वरक मिट्टी का उपयोग किया जाता है उनको बनाने के लिए, जिससे कि जो उत्पादकों को होते हैं वो पोषक पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका किसी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो किसी पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, यानी एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं की जाती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होती। यानी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती और जो शाकाहारियों को ऊर्जा मिल जाती है उसके बाद पुनः पादपों को वो ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है। पहली बात तो यह। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता यह है आपकी कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि 10% होने के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उत्तरोत्तर कमी होती जाती है। जैसे कि आप उत्पादक हो तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी आपके पास, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी और उसके बाद अपघटक के पास जाओगे तो जो अपघटक हैं उनके पास सबसे कम ऊर्जा देखने को मिलेगी आपको। यह आपकी ऊर्जा प्रवाह की स्थानांतरण की दो विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, एक पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा समझाइए। तो एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में क्या है कि नीचे आपका सूर्य का प्रकाश है, नीचे आपका सूर्य का प्रकाश है, उसके बाद उत्पादक, उत्पादक के बाद शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी और मांसाहारी के पास आपको देखने को मिल जाएगा क्या, शीर्ष मांसाहारी बोलो या फिर इसी को आप क्या बोल देते हो, अपघटक बोल देते हो, या फिर आप इसको क्या बोल दो, अपमार्जक बोल दो। ठीक है, ये खत्म होते हैं यहाँ पर आपके इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इस वीडियो जो आपकी पीडीएफ है वहाँ से इस पीडीएफ को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल के नाम से, ये वरुण साइंस हब, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू।